हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखेंगे। डेट है 13 जून 2020। पहला क्वेश्चन जो हमें देखना है वो जीएस पेपर 3 से है। क्वेश्चन कहता है, अंडरटेकिंग मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क्स इन इको सेंसिटिव वेस्टर्न घाट not only exposes us to the risk of disasters but is also very destructive for endemic species. कमेंट। ये आपका एनवायरनमेंट से है और ये हमने फ्रंट लाइन से लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और एक कंस्ट्रक्शन होना था डैम का अथिरापल्ली में, उसके बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 1 से है। क्वेश्चन कहता है, an unknown collateral damage due to pandemic inflicted lockdown is vulnerable children. What can be done to ameliorate their sufferings? तो महामारी से प्रभावित लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप एक अज्ञात समपार्श्विक क्षति कमज़ोर बच्चे हैं, उनके कष्टों को शांत करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और अगर आप डायरेक्टली नहीं भी आता है तो इनडायरेक्टली आप यहाँ से जो डेटा है उसको आपको फैक्ट बुक में डालना है और उसको आपको यूज़ करना है। अगर पैंडमिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप अगेन जो ह्यूमन साइड अगर डाल देंगे तो आपका मल्टी डायमेंशनल आर्टिकल बन जाएगा। इससे पहले भी इस सीरीज़ में हम डिस्कशन कर चुके हैं किस तरह से पैंडमिक ने मिजरीज क्रिएट की हैं और वल्नरेबल सेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल विमेन के लिए हमने डिस्कशन किया है, नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए हमने डिस्कशन किया है, हमने साथ साथ डिस्कशन किया है जो थर्ड जेंडर होता है उसके लिए किस तरह से पैंडमिक की वजह से जो लॉकडाउन था उसने मिजरी क्रिएट की हैं। और आज हम बात करेंगे स्ट्रीट चिल्ड्रन के बारे में कि उनकी वजह से उनके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो ये आर्टिकल आपका डाउन टू अर्थ से लिया गया है और दोनों आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा हम जो द हिंदू में आज आर्टिकल्स आए हैं उनमें से 2 आर्टिकल का और भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला आर्टिकल हमें देखना है, वंस अगेन अ फुरोर ओवर अथिरापल्ली। तो अथिरापल्ली में क्या हुआ, क्यों वहाँ हंगामा चल रहा है। तो देखिए, अथिरापल्ली में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसने एक बार दोबारा जो है टेक्नो इकोनॉमिकल क्लियरेंस सीख की है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से, जिससे कि अथिरापल्ली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को चालू किया जा सके। गवर्नमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जा चुका है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। और ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया था इसमें डिस्कशन नहीं किया गया था कैबिनेट से, या फिर जो एलडीएफ है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के अंदर भी इसमें डिस्कशन नहीं किया गया था। और ये जो रिस्पांस दिया गया, ये सीईए से जो लेटर मतलब आया था उसके रिस्पांस में ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है और इससे केरला में दोबारा एक बार अप्रोर क्रिएट हुआ है। अब देखिए, एनवायरमेंटलिस्ट, कांग्रेस, सीपीआई और प्रोमिनेंट जो कि एक प्रोमिनेंट पावर पार्टनर है एलडीएफ का, सभी लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस खड़े कर रहे हैं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर ने बताया था कि एनओसी जो है एक रूटीन मैटर के रूप में दी गई थी और सीईए से एक लेटर आया था उसके बाबत में, मतलब उसके रिस्पांस में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया था। अब देखिए, टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस मिलने के बाद ये एक्सपायर हो गई थी और इसको रीन्यू करना था जिससे कि प्रपोजल को आगे परस्यू किया जा सके। 3 और ओकेजन्स पे इस तरह के क्लियरेंसेस ऑब्टेन किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से। उसके अलावा ये जो भी क्लियरेंसेस थे ये लैप्स हो गए हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसने देखा था कि जो ऑपोजिशन है प्रोजेक्ट के खिलाफ वो काफ़ी कड़ा था। अब अगर इस प्रोजेक्ट से में आगे बढ़ती है गवर्नमेंट तो उसको अगेन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा। उसके बाद जो है दोबारा से क्लियरेंसेस सीख करने होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से और ऐसा करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो मेन जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो खड़ा होता है एनवायरनमेंट को लेकर के। तो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें कि केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो प्रपोजल था इस एरिया में 1982 में सबसे पहले आया था, जिससे कि ग्रेविटी डैम जो है कंस्ट्रक्ट की जा सके शलाकुडी रिवर पर, जो कि त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। और यहाँ पे 163 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने की बात की गई थी 1984 से, जिससे कि पावर डेफिसिट को मीट किया जा सके। उसके बाद से इस आइडिया में जब भी ये आइडिया की बात होती है तब यहाँ पे इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन किया जाता है क्योंकि इससे यहाँ की जो इकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी।
उसके साथ साथ इस जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के साथ साथ सोशल इम्पैक्ट भी इस प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है। अगर डैम की बात करें तो डैम ऑलमोस्ट 138 हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट का ले जाएगी। अगर ये डैम बिल्ड होती है तो अल्टीमेटली ये 138 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लैंड को कवर कर लेगी और ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये जो है सबमर्ज हो जाएगा। टोटल जो वाटर स्प्रेड है 104 हेक्टेयर्स का जो फॉरेस्ट लैंड है वो सबमर्ज हो जाएगी। उसके अलावा 4.69 किलोमीटर की एक टनल का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो कि काना कुजुटोडू रिवर पे किया जाएगा, जो कि एक टेल रेस वाटर है, मतलब कि अगर यहाँ पे वाटर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे वाटर एम्प्टी किया जा सके। तो डैम का जो वाटर एक्स्ट्रा वाटर है वो ले जाने के लिए अगेन 4.69 किलोमीटर की एक टनल क्रिएट की जाएगी। अब फिजिबिलिटी देखिए, अब यहाँ से हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फिजिबिलिटी है प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट की या कोई भी प्रोजेक्ट होता है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी प्रोजेक्ट्स इस तरह के किए गए हैं जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्लियरेंसेस दे दिए हैं। तो जब भी एक ऐसा जो है प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया के आसपास कंस्ट्रक्ट किया जाता है और जो इको सेंसिटिव जोन को डिस्ट्रक्ट करने की क्षमता रखता है, उसमें देखिए उसमें उसके खिलाफ क्या क्या जो है क्या क्या हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। पहला चीज़ ये है कि इन प्रोजेक्ट से इरिवर्सिबल इम्पैक्ट पड़ता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और सराउंडिंग जो फॉरेस्ट रीजन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो क्लियरेंसेस वगैरह लेने के बाद जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे फिर अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। इतनी ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है कि उसका जो इंटरेस्ट वगैरह पे करने में इतने साल लग जाएंगे कि अल्टीमेटली जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर हम देखेंगे तो बहुत कम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो रह जाता है। अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट में स्पेसिफिकली एक वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल जो है इसने स्टडी की थी, जिसको माधव गाडगिल के द्वारा हेड किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट में माधव गाडगिल कमेटी। इसको माधव गाडगिल कमेटी के नाम से भी जानते हैं, बट एग्जैक्ट इसका नेम है वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट्स पैनल। इसने रिकमेंड किया था कि परमिशन जो है लार्ज स्टोरेज डैम की वो नहीं दी जानी चाहिए अतिरापल्ली वाड़चाल एरिया में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल इको सेंसिटिव जोन में लाई करता है। इको सेंसिटिव जोन 1 में ये लाई करता है। वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल ने पॉइंट आउट किया था कि जो प्रोजेक्ट एरिया है वो लास्ट रिमेनिंग लोलैंड है एवरग्रीन फॉरेस्ट की वेस्टर्न घाट में, और यहाँ पे कोई भी राइपेरियन, यहाँ की जो वेजिटेशन है वो इतनी ज़्यादा रिच है एंडेमिक और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में कि ये स्पीशीज़ दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसे में अगर लार्ज प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं जो कि फॉरेस्ट लैंड को सबमर्ज करने की क्षमता रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि एंडेमिक स्पीशीज़ जो है ख़त्म बिल्कुल हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ग्लोबली इंपॉर्टेंट ये एरिया है बर्ड्स के लिए। यहाँ पे 234 जो है स्पीशीज़ ऑफ बर्ड रिकॉर्ड की गई हैं। ये एक यूनिक एरिया है बर्ड कंजर्वेशन के लिए, और चारों जो स्पीशीज़ हैं हॉर्नबिल्स की जो कि केरला में पाई जाती हैं वो इस एरिया में देखी गई हैं। ये एक बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पे फ़िश डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और ब्रीडिंग और माइग्रेशन जो एरिया है फ़िश का वो भी बहुत ज़्यादा मतलब डेंस एरिया है। उसके अलावा ये एक माइग्रेटरी रूट है एलिफेंट्स के लिए और एलिफेंट रिजर्व का ये पार्ट है। ऐसे में अगेन यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्ट करना ये एलिफेंट्स के लिए ख़तरनाक है, बर्ड्स के लिए ख़तरनाक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है लायन टेल्ड मकाक की स्पीशीज़ पाई जाती है जो कि एंडेमिक है और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वेस्टर्न घाट की। फिर उसके अलावा ये अकेली ऐसी प्लेस है जहाँ पे केन टर्टल्स पाए जाते हैं जो कि अगेन एंडेंजर्ड हैं। तो गाइस ये जो पूरा आर्टिकल का ये मकसद था ये पार्ट देखना। तो वेस्टर्न घाट्स में जब भी कोई आर्टिकल आता है इसको आपको फैक्ट बुक में डालना है और आप इसमें डाल सकते हैं कि ये एरिया में ये स्पीशीज़ की रिचनेस है, इसलिए ये एरिया काफ़ी इको सेंसिटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनल ने ये भी पॉइंट आउट किया था कि अगर डैम कंस्ट्रक्ट होता है तो उससे क्या होगा कि जो सब्सिक्वेंट सबमर्जेंस होगा, डैम के कंस्ट्रक्शन से कुछ एरिया जो सबमर्ज हो जाता है, उससे 28.4 हेक्टेयर की जो राइपेरियन फॉरेस्ट है जिसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और एंडेमिक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो जो है हार्म इम्पैक्ट होंगी और इससे टोटली जो है रिवर की इकोलॉजी हार्म हो सकती है, ऑल्टर हो सकती है।
क्रूशियल अमाउंट जो है वाटर फ्लो का वो लॉस हो जाएगा। इससे फ्लक्चुएशन होगा वाटर फ्लो में, जिससे कि जो स्पीशीज़ रिचनेस है और एंडेमिज्म है इस एरिया का वो इफेक्ट होगा। अवेलेबिलिटी जो है वाटर की इरिगेशन पर्पसेस के लिए वो इफेक्ट होगी। उसके अलावा जो डाउन स्ट्रीम पंचायत्स हैं उनके लिए नो डाउट ये जो है खतरे की घंटी होगी। अगेन वो एरियाज जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टूरिज़्म इंडस्ट्री को इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि अतिरापल्ली वाटरफॉल्स से बहुत सारे टूरिस्ट इस एरिया में वाटरफॉल देखने आते हैं। अगेन तो वाटरफॉल पे के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्शंस हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के वो है कि जो यहाँ पे एक लोकल सेटलमेंट कादर्स का है। कादर जो है प्रिमिटिव हंटर और फूड गैदरर ट्राइब्स हैं, जो कि इस एरिया में रेस्ट्रिक्टेड हैं और ये चालाकुडी रिवर बेसिन में पाई जाती हैं। तो अगेन ये लोग जो है डिस्प्लेस हो जाएंगी। तो प्रिमिटिव ट्राइब्स का डिस्प्लेसमेंट भी एक जो है कंसर्न है। उसके अलावा अगर हम कादर ट्राइब की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव हैं साउथ इंडियन फॉरेस्ट ट्राइब्स में, और इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। 1500 से कम पॉपुलेशन है इन लोगों की। कंस्ट्रक्शन अगर डैम का होता है तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स हैं कादर लोगों के, जो कि मतलब फॉरेस्ट के लिए जो भी इनके राइट्स हैं वो अफेक्ट होंगे, क्योंकि इनकी जो प्रोजेक्ट साइट है, जो इस डैम की जो प्रोजेक्ट साइट है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट के अंदर आती है। तो अगेन यहाँ पे अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो इसके लिए आपको जो है ग्राम सभा से वो चाहिएगी, क्लियरेंस चाहिएगी। और इन एरिया में मतलब इस वाले एरिया में इन लोगों के जो लाइवलीहुड है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। हाई लेवल वर्किंग ग्रुप एक मतलब बनाया गया था वेस्टर्न घाट्स पर। गाडगिल कमेटी के बाद एक और जो है कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था हाई लेवल वर्किंग ग्रुप ऑन वेस्टर्न घाट, जिसको हम कस्तूरी रंगन कमेटी भी कहते हैं। तो अगेन कस्तूरी रंगन कमेटी की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि जो डिज़ायर है रिवर को यूज़ करने की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, उसको जो है रिवर के वैल्यू के कॉस्ट पे हम नहीं रख सकते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं। कस्तूरी रंगन कमेटी का कहना था कि आप जो है रिवर का यूसेज रिवर की वैल्यू की कॉस्ट पे नहीं कर सकते हो। रिवर की बहुत वैल्यू है। देखिए अभी हमने रिवर की वैल्यू देखी, चालाकुडी रिवर की हमने वैल्यू देखी। एक तो अथिरापल्ली वाटरफॉल्स में है, इससे जो है टूरिज़्म के लिए इसकी वैल्यू है। दूसरी इसकी वैल्यू है यहाँ के ट्राइबल्स के लिए। तीसरी इसकी वैल्यू है, हमने अभी देखा था कि यहाँ पे जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं उनके लिए। फिर चौथी चीज़ ये है, रिवर बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि इसकी जो इकोलॉजी है बहुत यूनिक इकोलॉजी है। तो ये इतनी वैल्यूज़ हैं रिवर की। अगर एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये इरोड हो जाएंगी और रिवर जस्ट अ स्ट्रीम के रूप में कन्वर्ट होकर रह जाएगी। तो इसीलिए इस तरह के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नहीं लिए जाने चाहिए। एक सिंगल फोकस अगर हमने ऑब्जेक्टिव एक सिंगल अगर हम ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में ले लेते हैं तो हम बाकी एरियाज़ को नहीं देख पाते हैं। उससे जो है रिवर मैनेजमेंट में और रिवर प्लानिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि जो प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस है कि हमें पीक पावर रिक्वायरमेंट को मीट करना है, उसको जो है डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता। बट अगेन इकोलॉजिकल जो फ्लो है वो अवेलेबल, कभी भी रिवर पे हम कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो एक मिनिमम फ्लो मेंटेन करना ज़रूरी होता है, जिसको इकोलॉजिकल फ्लो कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे कोई डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इकोलॉजिकल फ्लो मेंटेन होना इस रिवर का शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो है सस्टेनेबल नहीं है। उसके अलावा यहाँ जो हमने देखा था लास्ट टाइम जो केरला में फ्लड्स आए थे, इसी तरह से जो एनक्रोचमेंट किया गया था रिवर्स के ऊपर और जो डैम बिल्डिंग की गई थी रेकलेसली, उसी वजह से जो है मानसून के वक्त वहाँ पे फ्लडिंग की हुई थी। तो अगेन यहाँ पे अगर वेरिएबिलिटी हो जाती है फ्लो की कैचमेंट एरिया से अनप्रेडिक्टेबल मानसून रेन की वजह से, उससे क्या होगा कि अगर डैम में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो पानी रिलीज़ करने के लिए अगेन जो इको सेंसिटिव एरिया है उसकी फ्लडिंग हो सकती है। इससे बहुत ज़्यादा लोकल पॉपुलेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और स्पीशीज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जून 11 को चीफ मिनिस्टर पिनरी विजयन ने कहा था कि जो एनओसी इशू की गई है वो एक रूटीन प्रोसीजर था और उसको डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी डिपार्टमेंट है वो डिस्कशन करेगा। बट स्टेट अभी देखिए कुछ टाइम पहले फ्लड से उभर के सामने निकला है और ऐसे में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो वेस्टर्न घाट्स में है वो नहीं होना चाहिए। अब स्टेट में जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सजग हो गए हैं वेस्टर्न घाट इको
इकोलॉजी को लेकर के, और एनओसी जो दिया जाना था ये एक गलत डिसीजन है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव है, और जो भी रीज़न्स हो इसके लिए जो भी रीज़न दिए जा रहे हों काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है और काफ़ी जो है एनवायरनमेंट के ख़िलाफ़ है। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करने से अच्छा है कि हम और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ध्यान दें, क्योंकि केरला एज इट इज़ काफ़ी रिच है सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में। उनको यूटिलाइज़ करके हम एडिशनल पावर जनरेशन कर सकते हैं। अगर हो सके तो इस तरह के जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है, उन प्रोजेक्ट्स को शेल्व करना ही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। सो नेक्स्ट आर्टिकल हमें पढ़ना है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020, वल्नरेबल चिल्ड्रन वर्ड्स ऑफ ड्यू टू कोविड-19। बहुत यूनिक आर्टिकल है, और शायद कल आपका जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर था, तो उसके वेक में ये आर्टिकल लिखा गया था, बट बहुत रेलेवेंट आर्टिकल है। इसके कुछ टेकअवेज होंगे जो आपको फैक्ट बुक में डालने हैं। उसके साथ साथ जो राइटअप होगा वो काफ़ी आपकी हेल्प करेगा मेंस आंसर राइटिंग में, काफ़ी गार्निश करेगा आपके आंसर को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो कल हमारा जो है जून 12 को हर साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया जाता है। ये कल ऑब्जर्व किया गया था, बट बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनको चाइल्ड लेबर करना पड़ता है, जिनको काम करना पड़ता है एक लिविंग जनरेट करने के लिए, उनके लिए इस डे का कोई मीनिंग नहीं होता। ये डे बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो इंटरनेट पर बैठ के हैशटैग्स चला सकते हैं। बाकी ऑन ग्राउंड जो एक्चुअली इस लेबर में सफ़र करते हैं, उनके लिए इस डे का कोई मीनिंग नहीं है। 2020 जो ईयर है वो चाइल्ड लेबरर्स के लिए सबसे बेकार ईयर के रूप में उभर के सामने आई है। नेशन वाइड जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अब कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचा है, और उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता डिजीज़ के अगेंस्ट। तो ना तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है और ना ही प्रोटेक्शन है डिजीज़ के ख़िलाफ़। हर दिन की तरह बच्चों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं किस तरह से सबीना खातून जो है वो बीड़ी बनाती है और 5 से 7 घंटे काम करके 50 से 75 रुपये अर्न करती हैं। इसी तरह से प्रमोद बेहरा जो कि डिशेस धोते हैं और डेली जो है 100 रुपये अर्न करते हैं। तो ये बच्चों की वहाँ ज़िंदगी है जहाँ पे उनको 7 to 12 आवर्स to 14 आवर्स जो है काम करना होता है, और बहुत मीगर सम वो घर लेकर के जाते हैं। ऐसे बच्चों को कोई असिस्टेंस नहीं मिलता गवर्नमेंट से, और वो जो है एजुकेशन के बिना ग्रो अप होते हैं और उनको कोई नॉलेज नहीं होती उनके राइट्स की। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ये चाइल्ड लेबर में हैं, जिनके पास कोई लैंड नहीं होती, दे डू नॉट ओन लैंड। बहुत उनमें से जो है होमलेस होते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, और चाइल्ड लेबरर्स होते हैं, और वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। ये जो वल्नरेबल बच्चे हैं, ये देखिए इनकी लाइफ इनसिक्योर होती है, क्योंकि कैजुअल वर्क ये कर रहे हैं। जैसे भी थोड़ा भी अगर फ्लक्चुएशन आता है इकनॉमी में, सबसे पहले इनकी लाइवलीहुड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे जो भी आप छोटू देखते हैं ना, छोटू जो भी किसी ढाबे में देखते हैं, वो अपने घर का जो है काफ़ी बड़ा मेंबर है, और घर को जो है वो सपोर्ट करता है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। तो देखने में, कहने में वो छोटू होता है, पर वो शायद आप लोगों से, हम लोगों से ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, और उनकी लाइफ बहुत इनसिक्योर होती है। जब भी कोई इकोनॉमिक अगर डिज़ास्टर आया, सबसे पहले उसी छोटू को निकाला जाता है। उनके लाइफ में फ़िज़िकल और सेक्सुअल एब्यूज़ उनको सफ़र करना पड़ता है एडल्ट्स के द्वारा, उनके इमीडिएट कम्युनिटीज़ के एडल्ट के द्वारा। उनको जो है हरास किया जाता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के द्वारा, क्योंकि चाइल्ड लेबर लीगली अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले गाज गिरती है, तो उन बच्चों के ऊपर गाज गिरती है। उनके पास कोई एक्सेस नहीं होता एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको नहीं प्रोवाइड होती हैं, और ये कुछ उनकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनकी यूनिक सफरिंग्स हैं जो इन बच्चों को साइलेंटली झेलनी पड़ती हैं। ये इनका पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, जिसकी तरफ शायद हम देखते हुए भी अनदेखा उन चीज़ों को कर देते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल और मार्जिनल ग्रुप है, न केवल उड़ीसा में बल्कि पूरे इंडिया में। ऐसे बच्चों के लिए जो स्ट्रीट पे रहते हैं, उनके लिए जो स्ट्रीट्स हैं, जो अनऑक्यूपाइड ड्वेलिंग्स हैं, वेस्टलैंड हैं, वही उनका घर बन जाती हैं और सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होती हैं। डेली अगर आप दिल्ली में जाते हैं तो आपको हर नुक्कड़ पर ये ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो आपसे कुछ मांग रहे होंगे। एंड अगेन बहुत ज़्यादा इनकी वल्नरेबल लाइफ स्टाइल्स होते हैं और बहुत प्रोन होते हैं ये अब्यूज़ के, फिज़िकल, मेंटल, सेक्सुअल और ड्रग अब्यूज़। ये सारी चीज़ें जो है इन बच्चों को बहुत छोटी सी एज में झेलनी पड़ती हैं। ये इनएडिक्वेटली प्रोटेक्टेड होते हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है इनके लिए, कोई सुपरविजन नहीं होता किसी रिस्पॉन्सिबल एडल्ट से। इसीलिए इनकी जो लाइफ्स होती हैं वो बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा मिजरी से लेडन होती हैं शुरू से ही।
लॉकडाउन ने क्या किया है कि इनके लिए जो है कैटास्ट्रॉफिक एक जो है डेथ नेल के रूप में लॉकडाउन आया है। ऐसे जो मिलियंस ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स हैं और चाइल्ड लेबरर्स हैं, उनके लिए बहुत कैटास्ट्रॉफिक है ये लॉकडाउन। बहुत सारे जो चाइल्ड लेबरर्स हैं उनकी जॉब जो है छूट गई है, क्योंकि वो रोड साइड ढाबे में काम करते थे, होटल्स में काम करते थे, गैराजेस में काम करते थे, शॉप्स में काम करते थे, और ये लॉकडाउन की वजह से शट हैं जॉब्स इनकी शॉप्स, और इनकी इसीलिए इनकी जो लाइवलीहुड है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। लॉकडाउन ने बहुत सारे माइग्रेंट्स को फोर्स कर दिया था कि वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट को फेस करें, और ऐसे में वो जो है अपने विलेजेस को लौट करके आ गए बिना किसी जॉब के। इनके जो बच्चे हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस लौट के आए हैं, अब इनके जो बच्चे हैं इनको जो है फोर्स किया जा रहा है कि ये चाइल्ड लेबर्स के रूप में काम करें उड़ीसा के अंदर। और ये हाल केवल उड़ीसा में नहीं होगा, बाकी जहाँ पे भी माइग्रेंट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा लौट के आई है वहाँ पे एक चाइल्ड लेबर का जो एडिशनल बर्डन है इनके बच्चों को फेस करना पड़ेगा। पहले अगर वो चाइल्ड लेबर के रूप में काम नहीं भी करते थे, अब उनको वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि घर की जो इनकम सोर्सेज हैं वो श्रिंक हो गए हैं। ऐसे में एडिशनल जो है सोर्स जनरेट करने के लिए बच्चों को भी चाइल्ड लेबर के रूप में वर्क करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन चाइल्ड लेबर्स हैं जो अभी केवल उड़ीसा में काम करते हैं। तो आप ये एक्सटेंट देख सकते हैं कि केवल उड़ीसा के अंदर जो है 1.7 मिलियन बच्चे काम करते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की फिगर्स हैं, और जो रियल नंबर्स हैं वो 3.6 मिलियन के आसपास हैं। यूएन कन्वेंशन जो है इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है। कन्वेंशन का नाम है चाइल्ड राइट्स ऑफ चाइल्ड कन्वेंशन, जिसको अडॉप्ट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 20 नवंबर 1989 में। इसको इंडिया ने रेटिफाई किया था 1990 में, और ये एक्सटेंड करता है बच्चों के लिए, जो भी 18 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनके लिए। ये जो पार्टीज़ हैं कन्वेंशन की, ये रिकॉग्नाइज़ करती हैं कि बच्चों के राइट्स होते हैं, और इनका राइट है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से, और साथ साथ उस वर्क में कोई भी ऐसा काम इनसे ना कराया जाए जो कि हज़ार्डस है या इनकी एजुकेशन से इंटरफेयर करता है। और ये चीज़ जो है आर्टिकल 32 ऑफ चाइल्ड राइट कन्वेंशन में दी गई है। तो कोविड-19 के पैंडमिक और जो इकोनॉमिक शॉक है कोविड-19 के पैंडमिक की वजह से, उसने जो है वल्नरेबल बच्चों को सबसे पहले सफरिंग में पुश किया है और चाइल्ड लेबर में पुश किया है। तो कोविड-19 के पैंडमिक से जो वल्नरेबल बच्चे हैं उनको जो है चाइल्ड लेबर की तरफ उनको पुश किया जा रहा है, क्योंकि जो इनकम सोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गए हैं। तो टोटल जो हमारे कितने बच्चे हैं चाइल्ड लेबर में, अभी एस्टिमेटेड ये है कि इंडिया के अंदर 152 मिलियन बच्चे जो है चाइल्ड लेबर का काम करते हैं, और इनमें से आधे, ऑलमोस्ट आधे के आसपास 72 मिलियन बच्चे हज़ार्डस वर्क में काम करते हैं, हज़ार्डस वर्क करते हैं। उसके अलावा पैंडमिक की वजह से जो इनको रिस्क है कि ये जो है जो भी बच्चे हज़ार्डस वर्क में काम करते हैं उनकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, और उसके साथ साथ इनको यहाँ से निकलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ईजियर एवेन्यूज़ हैं वो शट डाउन हो गए हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020 ये जो है वर्चुअल कैंपेन के रूप में कंडक्ट किया गया था, और जॉइंटली जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और इंटरनेशनल पार्टनर फॉर कॉपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर, इन दोनों के द्वारा ये कंडक्ट किया गया था। अब अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो ये एक मेजर इशू है इंडिया के अंदर। चाइल्ड लेबर को कर्ब करने के लिए बहुत सारे हमारे जो है लॉज हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। यह सभी लोग एग्री करते हैं कि चाइल्ड लेबर को ओवरलुक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बट ये इशू बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब चाइल्ड लेबर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, ये जो है पॉवर्टी एक मेजर रीज़न है जो कि बच्चों को चाइल्ड लेबर में पुश करती है, और इसकी इम्प्लीकेशन को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि फैमिलीज़ को जो है और कोई मीन्स मिल सके सर्वाइव करने का। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशन दी गई हैं, जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है चाइल्ड लेबर को स्टॉप करने के लिए? इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हमें डिज़ाइन करना है जिससे कि जो है बेसिक्स की टेक केयर किया जा सके, चाइल्ड लेबर को बिल्कुल एलिमिनेट किया जा सके बेसिक से। उसके लिए हमें एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना होगा, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना होगा, फिर इंटर सेक्टोरल कोलैबोरेशंस करने होंगे,
पार्टनरशिप्स, अलायंसेस और नेटवर्किंग करनी होगी। बच्चों का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड लेबर की मॉनिटरिंग करनी होगी इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ के द्वारा। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना होगा। चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी हमें जो है इंश्योर करनी होगी और एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है चाइल्ड लेबर को छोड़ करके एजुकेशन के अंदर आएँ। तो इस तरह से उनकी जो है उनकी लाइफ्स के अराउंड हमें जो है होलिस्टिक अप्रोच से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने होंगे, जिससे कि वो चाइल्ड लेबर से बाहर निकल सकें। सो गाइस, ये वाला एडिटोरियल आपका जीएस पेपर 3 से बिलोंग करता है, जहाँ पे हमें एजुकेशन के बारे में पढ़ाई करनी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आजकल लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन शिफ्टिंग हुई है एजुकेशन की। यूजीसी ने भी एक नॉर्म डाला था, जहाँ पे यूजीसी ने रिसेंटली बोला था कि 20% जो पूरी एजुकेशन हो यूनिवर्सिटीज़ में वो ऑनलाइन माध्यम से हो। उसके अलावा यूजीसी ने साथ साथ ये भी बोला है कि मूक्स को जो है ज़्यादा तवज्जो देनी है। मूक क्या होता है? मासिव ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं मूक्स, और ये जो है स्वयं प्लेटफॉर्म पे दिए जा रहे हैं यूजीसी के द्वारा, और इनको जो है क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेबल बनाया जा रहा है। तो इस बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। अब इस आर्टिकल में हमें जो पहला पूरा पैराग्राफ है ये वाला हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ से शुरू करना है यूजीसी स्कीम से, क्योंकि शुरू के आर्टिकल में कुछ जो है पैरेलल्स ड्रॉ किए गए हैं हेलमेट के साथ, वो इतने रेलेवेंट नहीं है हमारे आंसर राइटिंग में। अब हमें यूजीसी स्कीम से पढ़ना है और हमें देखना है कि एक्चुअली ये है क्या। तो देखिए, अभी कोविड पैंडमिक की वजह से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक सर्कुलर इशू किया था यूनिवर्सिटीज़ को, जहाँ पे उनको कहा गया था कि वो एनकरेज करें, यूनिवर्सिटीज़ एनकरेज करें मूक्स को, मतलब बच्चों में जो है मासिव ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं स्वयं प्लेटफॉर्म से जो दिए जा रहे हैं उनको जो है थोड़ा सा एट्रैक्टिव बनाया जाए, और बच्चों को कहा जाए कि उनके जो क्रेडिट ट्रांसफ़र होंगे वो अगर मूक का कोर्स करते हैं तो उनको क्रेडिट ट्रांसफ़र किया जाएगा सेमेस्टर्स में। ये देखने में बहुत इनोसेंट सी एक्ट लगती है और ऐसा लगता है कि नेशनल लॉकडाउन के वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, जिससे कि बच्चों की एजुकेशन ना रुकी रहे। बट इससे बहुत डेंजर है, क्योंकि इसको जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक टूल के रूप में देख रही है, जिससे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाया जा सके। तो ये रिसेंटली अभी एक आर्टिकल भी आया था, जहाँ पे यूजीसी के जो चेयरमैन थे उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज़ की मदद लेना चाहते हैं। तो अगर हमें अभी प्रेजेंट हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो वो 30%, वो अभी फ़िलहाल जो है 25.8% है, और इसको बढ़ा करके 30% करना चाहती है गवर्नमेंट बाय 2021। और इसके लिए जो है जो लिया गया है, एक टूल जो अप्लाई किया गया है वो है मूक्स। तो मूक्स के थ्रू ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है हायर एजुकेशन में। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक कॉन्स्पिक्यूअस डाइल्यूशन है, मतलब कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है लर्निंग कर्व को। इससे लर्निंग कर्व फ्लैटन हो जाएगी। अब देखिए, हमें जो हायर एजुकेशन में अगर आपको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है तो एक जो मोड होना चाहिए वो होना चाहिए कि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कीजिए, कॉलेजेस बढ़ाइए, यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाइए, जिससे कि बच्चों के पास फिजिकल स्पेसेस हो जहाँ पे जाके वो पढ़ाई कर सकें। अब इसको एक्सपैंड करने की जगह गवर्नमेंट या यूजीसी जो है ईजियर वे आउट लेने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हट करके सिर्फ उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स बना दिया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कोर्स बनाने से इंक्रीज़ हो जाए। तो ऐसा जो है, इवन इफ़ GER इंक्रीज़ हो जाता है, लर्निंग आउटकम्स नहीं इंक्रीज़ होंगे, जैसा कि हमने सर्व शिक्षा अभियान में किया था। इवन इफ़ हमने जो है स्कूल्स बना दिए थे, बट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत लो है, जो कि हमारे ASER के सर्वे से पता चलती है कि हमारी एजुकेशन क्वालिटी काफ़ी लो है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना सफिशिएंट नहीं है, लर्निंग आउटकम्स भी क्रिएट होने चाहिए, और इसके लिए जो है आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में GER बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू यूज़ ऑनलाइन मोड। एजुकेशन को अभी जो है कंटेंट और कंजम्पशन के बेसिस पे पैडल किया जा रहा है, जो एजुकेशन के मीनिंग को डाइल्यूट कर देता है।
अब देखिए, नो डाउट मूक एक बहुत अच्छे आइडिया है, बहुत अच्छा कंटेंट होता है, बट वो कभी भी फिज़िकल एजुकेशन को जो है रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत अच्छा मोड है, हमें एजुकेशन मिलती है, हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से सीख पाते हैं, बट जो बेसिक हमें लर्निंग मिलती है स्कूल में या कॉलेज के एटमॉस्फेयर में, उसको जो है ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती है। मूक बेस्ड प्लेटफॉर्म टॉप डाउन जो है एजुकेशन करते हैं, रीइंफोर्समेंट करते हैं, जहाँ पे टीचर कंटेंट बनाता है और चाइल्ड जो है कंटेंट को कंज्यूम करता है। अब यहाँ पे जो लर्निंग इज़ अ टू वे प्रोसेस, उसको जो है हम मिस कर जाते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। आपको कोई डाउट्स पूछने हैं, आपको कुछ टीचर को पर्सनली जा कर के अगर अप्रोच करना है, वो चीज़ आप ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो टीचर ने कंटेंट बना दिया वो आपको कंज्यूम करना होता है। तो ये टीचर की अगर हम बात करें, एक नॉर्मल सेंस में टीचर एज एन इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ की तरह काम करती है। मतलब इंटेलेक्चुअल ये मीडिएटरी है जो कि फैसिलिटेट करता है चाइल्ड के अंदर आइडिया के बर्थ का। तो कहीं ना कहीं एज अ टीचर को हम देख सकते हैं एज अ पर्सन, एज अ कैटलिस्ट, जो बच्चे के अंदर आइडियाज़ को नरिश करता है, आइडियाज़ को जन्म देता है। चाइल्ड के अंदर वो जो है क्रिटिकल डायलॉग्स को जन्म देता है बच्चों के साथ। जैसे हमारी गुरुकुल की में शिक्षा होती थी ना, वो बहुत अच्छी शिक्षा थी, क्योंकि वहाँ पे शास्त्रार्थ के थ्रू बच्चा और जो टीचर है वो डायलॉग में आते थे, एक दूसरे के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे और वहाँ से नए आइडियाज़ को जन्म मिलता था। मूक बेस्ड अगर सिस्टम हो जाएगा तो जो यंग टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं इस एसेंशियल लेसन को मिस कर जाएंगे और हमारी जो है रोट लर्निंग ट्रांसफ़र होगी, क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। एज इट इज़ विद द कमिंग ऑफ इंटरनेट, गूगल के आने की वजह से हमारा ऑलरेडी जो क्रिएटिव थिंकिंग पैटर्न है वो बहुत रिड्यूस हो गया है। हम सोचने की जगह सीधे क्वेश्चन को टाइप करते हैं गूगल पे, आंसर्स मिल जाते हैं, तो इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस बहुत रिड्यूस्ड है। ऐसे में अगर हम मूक को और इसी सीन में ला दें तो जो एक डायलॉग बेस्ड, डिबेट बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड जो आइडिया का बर्थ है वो और ज़्यादा इनहिबिट हो जाएगा। इससे जो हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, इनोवेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा आने वाली जनरेशन के अंदर। तो एजुकेशन जो है क्लासरूम के अंदर एक स्पेस होता है जहाँ पे स्किल्स जैसे कि डायलॉग, डिबेट, डिसएग्रीमेंट, फ्रेंडशिप, इन सब को हम लर्न करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। स्वयं के प्लेटफॉर्म में ये एक अच्छी चीज़ है कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीज़ें छोड़ दी गई हैं क्योंकि इनको माना जाता है कि ये लेबोरेटरी और प्रैक्टिकल वर्क है। बट ये एज्यूम करना कि हमारी सोशल साइंसेस या फिर हमारी लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सब अगर हम इनको सोचें कि ये लेबोरेटरी नहीं है, तो अगेन ये एक फ्लॉड थिंकिंग प्रोसेस है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्ट्स, प्योर साइंसेस, आर्ट्स और सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़, ये सिर्फ लेक्चर और थ्योरी बेस्ड नहीं होते। इनका भी, इनके अंदर भी जब हम डिस्कशन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लिटरेचर में किसी पर्टिकुलर लिटरेचर की रीडिंग करते हैं तो उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ के देखते हैं, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे जब आप क्लासरूम में होते हैं तो डिबेट्स और आइडियाज़ के थ्रू नए नए जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो इमर्ज होते हैं। सिमिलरली अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग आइडियाज़, ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशंस, ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं और क्लासरूम को फिर उसी सेंस में हम एक लैबोरेटरी के रूप में देख सकते हैं जहाँ पे नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं, नए तरीके से हम एक ही चीज़ को इंटरप्रेट करना सीखते हैं। अब अपने यूपीएससी के आंसर्स में भी आप मल्टी डायमेंशनल आंसर राइटिंग तभी ला पाते हैं जब आप डिस्कशंस में इन्वॉल्व होंगे, अलग अलग नज़रिए से एक ही चीज़ को देखेंगे। और इसीलिए हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं क्योंकि हमें एक ही टॉपिक को अलग अलग नज़रिए से देखने को मिलता है, तो इससे हमारी मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग बढ़ती है। तो इसीलिए जो हमारे इस क्लासरूम्स होती हैं ह्यूमैनिटीज़ की, प्योर साइंसेस की, आर्ट्स की, वो अगेन एज अ उनको हम लेबोरेटरी के रूप में देख सकते हैं, टिंकरिंग लैब्स के रूप में देख सकते हैं जहाँ पे नए आइडियाज़ का बर्थ होता है। तो कभी कभी हम मल्टी डिसिप्लिनैरिटी जो है सेरेंडिपिटी के थ्रू भी हो जाती है। सेरेंडिपिटी मतलब एक गुड जो कोइंसिडेंस होता है उसको सेरेंडिपिटी कहा जाता है। ये आपके लिए वोकैबुलरी हो गई आज की, ठीक है। आपको देखना है सेरेंडिपिटी क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अच्छे अच्छे कोइंसिडेंसेस हो जाते हैं जहाँ पे क्रॉस डिसिप्लिनरी लोग आपस में बम्प कर जाते हैं और एक ही आइडियाज़ पे अलग अलग डिसिप्लिन्स
के जो डिबेट्स और डिस्कशंस जब होते हैं तब हम नई नई चीज़ों को लर्न करते हैं। कॉन्वर्सेशंस जो है काफ़ी सारे आइडियाज़ को बर्थ देते हैं। क्लासरूम और कैंपस ये स्पेसेस होते हैं जहाँ पे हम सोलिडारिटी बिल्ड कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं, सोशल एंग्जाइटी हमारी कम होती है, स्टेज फियर ख़त्म होता है। हमारे जो वॉलेंटरी एसोसिएशंस होते हैं जैसे एनएसएस हो गए या फिर एनसीसी हो गए, यहाँ पे इनके अंदर हम जब एंगेजमेंट करते हैं तो हमारे अंदर ब्रदरहुड की जो भावना है वो बढ़ती है। हम अपनी फैमिली के बियॉन्ड आइडियाज़ को देख पाते हैं, सोशल इनजस्टिसेस को देख पाते हैं, इकनॉमी और स्टेट के बारे में समझ पाते हैं क्लासरूम्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कैंपसेस के अंदर। तो फिज़िकल स्पेस के एब्सेंस में लर्निंग और टीचिंग जो है एक सिर्फ जो है क्रिएशन और कंजम्पशन का एक प्रोसेस हो जाएगा और एक्चुअल जो लर्निंग होगी वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन में इवन जो एजुकेशन का वो है क्राइटेरिया है या जजमेंट का क्राइटेरिया वो खुद भी डाइल्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक अच्छा लेक्चर उस लेक्चर को कहा जाएगा जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग एकदम स्मूथ हो, जहाँ पे बच्चे को बार बार जो है या टीचर को बार बार जो है रुकना ना पड़े। जो कभी कभी जब हम लाइव लेक्चर्स ले रहे होते हैं तो अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती तो फिर स्ट्रीम होता रहता है। तो अगर फिर ऑनलाइन एजुकेशन में क्या हो जाता है कि अच्छा लेक्चर एक वो लेक्चर होगा जहाँ पे स्ट्रीमिंग जो है बिना बफरिंग के हो। तो ये जो है अपने आप में एजुकेशन का मीनिंग ही चेंज कर देगा, डाइल्यूट कर देगा एजुकेशन के मीनिंग को और डाइल्यूट कर देगा उस ट्रेडिशन को जो हमने सालों साल से सदियों से मेंटेन की हुई है चाइल्ड और स्टूडेंट के बीच में। तो ग्रेटर वैल्यू और सेंसिटिविटी, सोशल जो आर्किटेक्चर्स और टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो क्लासरूम एंगेजमेंट में ज़्यादा फोस्टर होती हैं। और उसके साथ साथ अगर हम ये टेक्नोलॉजी की बात करें, फॉर एग्जांपल स्मार्ट जो क्लासरूम्स होती हैं जहाँ पे बच्चे स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू लर्निंग करते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी जैसे कि चाइना में टेक्नोलॉजीज़ है जहाँ पे बच्चों के पास ऐप्स होते हैं जिससे कि बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन को स्ट्रीम कर सकते हैं टीचर के पास, वो क्लासरूम एजुकेशन को एड करता है। टेक्नोलॉजी हमेशा क्लासरूम एजुकेशन को एड करने के लिए यूज़ की जानी चाहिए, उसको रिप्लेस करने के लिए यूज़ करने से अगर हम करते हैं तो उससे डाइल्यूट हो जाता है हमारा एजुकेशन का प्रोसेस, लर्निंग का प्रोसेस। ऐसे प्लेटफॉर्म जो है स्टॉप गैप वेरिएंट के रूप में यूज़ किए जाने चाहिए। जो भी हमारी कमी है उसके रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। लॉकडाउन के वक्त जो हमारी अभी एक प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे फिज़िकल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, जहाँ पे एक यूनिवर्सिटीज़ में हम इकट्ठे नहीं हो सकते, उस वक्त एक गैप को फिल करने के लिए हम ऑनलाइन एजुकेशन को यूज़ कर सकते हैं। बट ऑनलाइन एजुकेशन को हम एज ए मीडियम अगर यूज़ करें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए तो वो एक बहुत फ्लॉड जो है बहुत फ्लॉड हमारी फ़िलॉसफी होगी और ये कहीं ना कहीं बहुत क्लोज हो जाएगा माल प्रैक्टिस के आसपास, जहाँ जिसको रेजिस्ट किया जाना चाहिए। और मल्टीपल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे हम एजुकेशन करें तो अच्छा है। सिर्फ हम ऑनलाइन एजुकेशन के बेसिस पे एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को नहीं बढ़ावा दे सकते अपनी कंट्री के अंदर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमें देखना है नेम्स एंड प्लेसेस। ये आपका जीएस पेपर 2 से बिलोंग करता है और यहाँ पे बात की गई है देखिए कि जो नेम का चेंज करना है वो कितना सही है, कितना रेलेवेंट है। तो शेक्सपियर ने एक लाइन कही थी, व्हाट इज़ इन अ नेम। तो यूजुअली हम सोचते हैं कि नेम में ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, बट कभी कभी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेम के अंदर बहुत जो है इम्पैक्ट्स होते हैं। कल्चरली हम जो है उनके कल्चरल जो है उसके कॉनोटेशंस होते हैं, जैसा कि तमिलनाडु की इस एग्जांपल से हम देखेंगे। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जो है इंग्लिश में काफ़ी डिफरेंट होते हैं। स्पेल हम कुछ और करते हैं, प्रोनाउंस कुछ और करते हैं। फॉर एग्जांपल HONOUR ऑनर हम प्रोनाउंस करते हैं बट हम लिखते कुछ और हैं। इसी तरह से अगर हम स्पेलिंग और ये चीज़ें बाकी लैंग्वेजेस में भी होती हैं। फॉर एग्जांपल तमिल हो गई जो कि एक बहुत जो एंशिएंट लैंग्वेज है और ये चीज़ें जो है अकाउंट में नहीं ली गई थी जब तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो अपने 1018 सिटीज़ के, टाउन्स के और लोकेलिटीज़ के जो नाम हैं उनको चेंज करने वाली है। आइडिया ये है कि जो एंजेलाइज्ड नेम हैं उनको थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करके तमिल नेम के क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये प्रिंसिपल एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये अच्छी चीज़ है, बट ये एडवाइजेबल होगा कि हम रूट जो है नाम का उस तक पहुंचने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत मतलब अच्छी चीज़ है कि हम अपने एंशिएंट हेरिटेज के क्लोज़र जाएं, बट कभी कभी आप इतने सारे नाम अगर चेंज करते हैं तो उससे कन्फ्यूजन जो है क्रिएट होने का कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। कल्चरल और सोशल सेंटिमेंट्स को इग्नोर किया जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर नाम चेंज होता है शिव गंगा से शिव गंगाई कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है ना, शिव गंगा शिव गंगाई, बहुत चेंज नहीं है, तमिल नेम के क्लोज हो गया ये, तो इसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसी तरह से तिरुमलाई की जगह थिरुमलाई कर दिया जाए तो भी ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर इसको इलॉजिकल एक्सट्रीम तक ले जाया जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। फॉर एग्जांपल कोयम्बटूर को अगर चेंज करके कोयम्बटूर कर दिया जाए, अगेन आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट, तो ये थोड़ा सा जो है इलॉजिकल हो जाता है। इसी तरह से वेलूर को वीलूर, आई डोंट नो अगेन मेरा सही प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं, मेरे को इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो ये थोड़े कन्वेंशन के लॉजिक के दोनों के से जो है बियॉन्ड है और इवन कन्फ्यूजन को क्रिएट करेगा। सिमिलरली अगर थिरुवरंगम को अगर हम चेंज करके थिरुविल्लुपुथूर करते हैं, अगेन ये थोड़ा सा न केवल स्पेलिंग इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है बल्कि ये काफ़ी जो है कन्फ्यूजन क्रिएटिंग हो जाता है। तमिल प्यूरिस्ट कहते हैं कि थिरु जो है इक्विवेलेंट है श्री का, बट ये ओवरलुक नहीं किया जाना चाहिए कि कुछ रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ भी हैं। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में एक तिरुपति बालाजी है, आंध्र प्रदेश तिरुपति है, आंध्र प्रदेश में है। अब तिरुपति बेसिकली जो है आपका तमिल नेम है, उन्होंने आंध्र प्रदेश में तिरुपति को जो है तेलुगु फ्लेवर देने की कोशिश नहीं की गई बिकॉज ये कल्चरल सेंसिबिलिटी को ध्यान रखा गया है। तो इसी तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट होने के अलावा भी आपको कल्चरल सेंसिबिलिटीज़ की भी नाम देखने की ज़रूरत है। हर चीज़ में आपको प्यूरिटनिज्म और कल्चरल इन्वोकेशन जो पास्ट का है वो करने से डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, डिसेंशंस क्रिएट होते हैं एक सोसाइटी के अंदर। नीड ये है कि हम प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। और ये अगेन आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट, तिरुपेरम्बुदूर अगर तमिल में है उसको फॉर एग्जांपल जैसे कि तिरुपेरम्बुदूर जो है तमिल में प्रोनाउंस होता है बट इंग्लिश में उसका नाम इनिशियली सिरिपेरम्बुदूर किया गया था और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं किया गया था। तमिलनाडु खुद में एक एंग्लिसाइज्ड नेम है, थोड़ा सा चेंज करके रखा गया है। तो चेंजेस जो नेम्स और स्पेलिंग्स के हैं ये एक सेंसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखें बट पब्लिक इक्विलिब्रियम को डिसरप्ट ना करें, स्पेसिफिकली पैंडमिक के टाइम में जहाँ पे ऑलरेडी डिसइक्विलिब्रियम है, ऑलरेडी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, ऐसे में एडिशनल कन्फ्यूजन ना क्रिएट किया जाए तो बेहतर होगा। सो गाइज ये जो आर्टिकल है डेजर्ट क्लाउड ही आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि ये पूरा पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहते हैं क्या चल रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ब्लैक लाइव्स एंड द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड अमेरिका, ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट नहीं है। ऑलरेडी हम डिस्कशन बहुत डिटेल में कर चुके हैं कि क्या क्या आपको देखना है, कास्ट पैरेलल्स आपको ड्रॉ करने हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था पिछले वाले जॉर्ज फ्लॉयड के आर्टिकल में। 2-3 दिन पहले हमने वो डिस्कशन किया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वाइट मैन्स बर्डन की एक एग्जांपल लिया था जो कि एक पोएम है उसकी आपकी रुडयार्ड किपलिंग की। उसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो हमने एक पोएम का मतलब जो स्पीच थी आई हैव अ ड्रीम, उसका नाम लिया था। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप रेलेवेंट कर सकते हैं कि जिस तरह से आई हैव अ ड्रीम जो है रेजोनेट करती है ब्लैक कम्युनिटी में आज तक, उसी तरह से ये जो डाइंग वर्ड्स थे जॉर्ज फ्लॉयड के आई कांट ब्रीथ, जो उन्होंने 16 टाइम्स बोले थे, उस 8 मिनट 26 सेकंड में वो जो है रेजोनेट करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड और कहीं ना कहीं रेसिज्म कास्टिज्म के खिलाफ जो है एक स्लोगन जो आवाज़ है उसको मजबूत करेंगे। अभी जो रिसेंट यहाँ पे जो भी डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो थोड़े से यूनिक इस बार इसलिए हैं क्योंकि सिर्फ ब्लैक कम्युनिटी इन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ये प्रोटेस्ट न केवल अमेरिका के बाहर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड में, यूके में और चाइना में इस तरह के प्रोटेस्ट देखे गए हैं, फिलीपींस में देखे गए हैं, जहाँ पे लोग रेसिज्म के साथ सोलिडैरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रेसिज्म के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। उसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इन प्रोटेस्ट की कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ ब्लैक कम्युनिटी के द्वारा नहीं किए जा रहे, यहाँ पे वाइट्स, पीपल ऑफ कलर, फॉर एग्जांपल एशियंस, इन सब का भी काफ़ी पार्टिसिपेशन है। तो ये दो चीज़ें हैं जो जॉर्ज फ्लॉयड के प्रोटेस्ट को बाकी पास के प्रोटेस्ट से अलग कर देती हैं। अब इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी आप देख सकते हैं।
वर्ल्ड हिस्ट्री के आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरह से अमेरिकन हिस्ट्री जो है ट्रांसलेट की है, रेसिज्म, क्या क्या सिविल लिबर्टीज़ पहले नहीं दी जाती थी ब्लैक अमेरिकन्स को और अब दी जाने लगी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो वो पॉइंट टच किया गया, अगेन बहुत रेलेवेंट नहीं है वो। तो इसमें से जो आपको पढ़ना है वो बेसिकली आप इसको एज एन एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हैं अपने एथिक्स में या एस्से में। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे कोई जो डिस्क्रिमिनेशन है इसके ऊपर अगर ऐसे आता है तो आप इसकी एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप कास्टिज़म का अगर कोई क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 1 में, तो कास्टिज़म का पैरेलल जो है रेसिज्म से निकाल सकते हैं, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किस तरह से कास्टिज़म और रेसिज्म एक ही पहलू के दो अलग अलग वो हैं, एक ही कॉइन के दो अलग अलग पहलू हैं, सिमिलर चीज़ें हैं। बस यहाँ पे कलर के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है रेसिज्म में, और कास्टिज़म में कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन का जो पैटर्न है दोनों जगह सेम है। तो ये चीज़ें हमें, दो चीज़ें हैं जो हमें इस आर्टिकल से टेक अवे करनी है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हमारे जीएस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट सोशल अगर आपको एक ब्रॉड माइंड्स आउटलुक बनाना है तो आपको पढ़ना चाहिए। और कुछ ही चीज़ें जो आपको पढ़नी है, स्पेसिफिकली जो एडिशंस टू ए ब्रूटल हिस्ट्री है, इसको आप पढ़ सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।